तो आज का ये कंटेंट देख के पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है। चलिए तो आज अभी 2-3 फिगर वो चलेगा कि क्या क्या है और आपको उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। ये फिगर क्या चीज का है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ मतलब अर्थ में कितना पानी है। अर्थ में कितना पानी है, तो इसको 1 से 2 मिनट में स्टडी कीजिए, फिर हम पूछते हैं कि क्या क्या है। फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बतलाते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल्फ थोड़ा उसको पढ़ें कि क्या क्या है ये जो पूरा डायग्राम है ये वाटर के बारे में है कि आपका ओशियन वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का कंपोजिशन दिया हुआ कि फ्रेश वाटर किस किस फॉर्म में है, कितना परसेंट उसका स्टेक है उधर। फिर उसके बाद में भी फ्रेश वाटर जो हम लोग कुछ फ्रेश वाटर को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते और कुछ ही फ्रेश वाटर को क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। तो उस फ्रेश वाटर का कितना स्टेक है और वो किस किस फॉर्म में है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट क्या है, ये सारा उसके फ्रेश वाटर, उसका ऑक्यूरेंस, उसका स्टेक और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हुआ है। तो इसको आप लोग विद इन 2 मिनट स्टडी कीजिए कि क्या क्या है। उसके बाद इस पे हम लोग फिर से क्वेश्चन और आंसरिंग करते हैं। चलिए तो इसको हम लोग अब थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। तो ये देखिए 100% सबसे ऊपर वाला जो डिस्क दिख रहा है इसमें 2 पार्ट है, एक ओशियन और दूसरा लिखा हुआ फ्रेश वाटर। ठीक है, यानी फ्रेश वाटर कहने का मतलब हो गया कि जिसको हम अपने डेली एक्टिविटी में यूटिलाइज कर पाते हैं वो। और ओशियन जो हो गया वो साल्टेड वाटर है, उसका हमारा यूटिलाइजेशन जो है लिमिटेड यूटिलाइजेशन है, ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है। क्योंकि उसमें यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो करेंगे भी, बहुत जगह तो यूटिलाइजेशन नहीं होता है और जहां पे यूटिलाइजेशन अगर हो भी सकता है तो वहां कॉस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। कॉस्ट इतना ज्यादा, उसका यूटिलाइजेशन कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर वो प्रोडक्ट या जो प्रोसेस हम लोग उस पे के थ्रू करते हैं उस प्रोसेस का वैल्यू नहीं रह जाता है। तो ओशियन वाटर 97% जो टोटल वाटर स्टैक है हमारे पास ऑन द अर्थ, उसमें 97% जो वाटर जो जिस फॉर्म में पाया जाता है वो ओशियन वाटर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करने का कहने का मतलब कि उस वाटर को लेकर हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्ट में होता है कि उन्हीं सब के कारण जो वेपराइजेशन होता है वो वेपराइजेशन ऊपर जाके फिर कंडेंस होता है, एक दूसरे से जाके वो मिलता है, फिर वहां पे प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद हमारे फिर से अर्थ पे वो या तो स्नो के फॉर्म में या फिर रेन के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाता है। तो वो तो इनडायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते करते हैं। तो उसका जो स्टेक है वो 97% है पूरे 100% में, और 3% ही वाटर है जिसका हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाते हैं। उस 3% में भी आप देखेंगे कि एक्चुअल जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज है वाटर का वो कितना कम है। इसीलिए हम लोग बहुत बार देखते भी हैं, हर जगह ऐड आता है सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव अर्थ, इन सब चीजों का। बहुत जगह आप देखेंगे कि स्टडी में भी आता है कि ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो काफी कम हो गया है या काफी उसमें डिटोरिएशन आया है, घट गया है। तो जो 3% हमारा वाटर स्टेक है, फ्रेश वाटर स्टेक है, जिसको हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं, उसका भी जो सेकेंड डिस्क है उसका डिस्क्रिप्शन नीचे में दिया हुआ है, जिसमें 79% जो है 79% जो वाटर है उस 3% का, उस 3% का जो 79% वाटर है वो क्या है, वो आइस के फॉर्म में है या फिर ग्लेशियर के फॉर्म में वो बना हुआ है। आइस एंड ग्लेशियर फॉर्म में 79% स्टेक उसमें। तो ये जो 79% स्टेक है ये धीरे धीरे हमारे पास तो आता है, मिलता है हमें,
लेकिन क्या होता है कि ये इसका भी हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, और ये डायरेक्ट अगर पूरा का पूरा अगर एक बार में खराब भी हो जाए, एक बार में अगर वाटर फॉर्म में भी आ जाए, तो भी ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ये जो है एक तरह से हमारे लिए इन स्टॉक फ्रेश वाटर का वर्क करता है, जो कि गर्मी के टाइम में जैसे जैसे सुनते हैं कि हम लोग जो करते हैं कि जैसे गर्मी होता है तो ग्लेशियर पिघलता है, या फिर जैसे टेम्परेचर ग्लेशियर का बढ़ेगा वो पिघल के धीरे 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 नदी के माध्यम से हमारे पास पहुंचता है। हम लोग सुने पढ़ते भी हैं नदी के प्रकार, टाइप ऑफ द रिवर्स, तो उसमें पढ़ते हैं कुछ रिवर्स जो होते हैं वो पूरे के पूरे साल उसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर सप्लाई रहता है, पानी रहता है। तो बोलते हैं कि ये कहाँ से निकला है, तो ये हिमालय से या ग्लेशियर से या बर्फ के पिघलने से ये बनता है। कुछ होते हैं कि कुछ एयर जो कुछ रिवर जो होता है वो केवल का ओनली इन द रेनी सीजन, वो ये जो वर्षा का समय होता है उसी समय क्या होता है एक्टिव रहता है, बाकी समय में वो सूखा हुआ लगभग पाया जाता है। तो आइस और जो ग्लेशियर हो गया वो हमारे लिए क्या करता है, स्टॉक्ड वाटर है वो कि जो हाई एल्टीट्यूड पे वहां पे है सिचुएटेड, और वो धीरे धीरे हम लोग को नदी वगैरह के माध्यम से हमारे पास आता भी है। कुछ उसमें का भी कुछ स्टेक, टोटल का टोटल नहीं। जो पोल वगैरह पे जो सिचुएटेड है, पोल वगैरह पे है, वो कभी उनका तो पिघलना बहुत और वो भी आपको मिलेगा भी तो समुद्र वगैरह के इस समय ओशियन के आसपास ही रहता है जनरली। लेकिन जो जैसे बड़े बड़े पहाड़ हो गए, जैसे हिमालय का रीजन हो गया, या एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो माउंटेन जोन है, उन सब एरिया में क्या होता है कि कुछ रिवर्स हैं जिनको इस तरीके से ऑक्यूपाई होते हैं वाटर वगैरह। उसके बाद जो उसमें जो सेकेंड लार्जेस्ट स्टेक जो है उसका ग्राउंड वाटर, वो 29% है। इसमें ये 3% जो वाटर फ्रेश वाटर है उसमें, टोटल वाटर का नहीं समझिएगा, जो 3% हमारा फ्रेश वाटर है उसमें 29% जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, जिसका हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अभी के टाइम में करते हैं। ज्यादातर लोग खासकर इंडिया और या एशियन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर जो लोग डिपेंडेंट हैं अपने डेली वर्क के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, वो ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट हैं। उनका मैक्सिमम जो वर्क होता है वो ग्राउंड वाटर से ही होता है। और खासकर जो हमारा ये जो जो बिहार यूपी और ये सब का जो एरिया है, और जो कुछ एरिया आपका बंगाल वगैरह ये सब भी ले लीजिए, इसमें ज्यादातर क्या 90% आपका यूटिलाइजेशन जो होता है ड्रिंकिंग, पीने वगैरह के लिए या घरेलू काम के लिए, वो सारा का सारा लगभग आपको इसी से ग्राउंड वाटर से ही चलता है। तो ग्राउंड वाटर लेकिन ग्राउंड वाटर निकालने का जो स्पीड है और ग्राउंड वाटर रीइंस्टॉल होने का जो स्पीड है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि नेचुरल रिसोर्सेज में एक हमारा पेट्रोलियम भी आता है। तो पेट्रोलियम को हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये कुछ टाइम के बाद खत्म हो सकता है, इसलिए हमको करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, इसका लिमिटेड यूटिलाइजेशन करना चाहिए, इसके यूटिलाइजेशन पे हमको कंट्रोल करना चाहिए। ये सारा चीज हम लोग थ्योरी वहां पे देते हैं, या उसको प्रिजर्व करने का, उसको बचा के रखने के लिए बोलते हैं। जबकि ये भी बनता है उसी सबसे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि फॉसिल्स जब कुछ बहुत टाइम तक हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे नीचे रहेगा तो वो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो चेंज हो जाता है क्या चीज में, या तो पेट्रोलियम या कोल वगैरह में। वो नेचुरल प्रोसेस है। फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर यूटिलाइजेशन के बाद फिर फॉसिल्स बन सकता है, तो ये साइकिल चलते रहता है। लेकिन फिर भी हम उसको क्यों ऐसा है वो करते हैं कि इसको लिमिटेड या प्रिजर्व यूटिलाइजेशन करना चाहिए। किसी के पास कोई इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? बोलिए। नेक्स्ट यूनिट इसके बाद फ्यूल ही है, इसलिए उससे रिलेट किए हैं हम। नेक्स्ट यूनिट जो पढ़ेंगे इसके बाद फ्यूल ही पढ़ेंगे, वहां पे ये सारा चीज आएगा जो हमारा ग्राउंड वाटर के रिलेटेड है कि ग्राउंड वाटर का बनने का, ग्राउंड के अंदर वाटर इंस्टॉल होने का रेट और उसका यूटिलाइजेशन रेट, दोनों में अगर डिफिशियंसी होगी, दोनों में अगर बदलाव होगा, अलग होगा, तो
उसका जो है स्टैक जो है, जो क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे कम होते जाए। सर ये ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर तो ये फ्रेश वाटर का 3% जो है उसमें से है ना? हाँ, उसमें से 29% जो है फ्रेश वाटर का स्टैक, जो 3%, देखिए टोटल 100% हो गया। यस सर। 100, हाँ, टोटल 100% में से 97% ओशियन वाटर हो गया और 3% फ्रेश वाटर। तो अब हम ओशियन वाटर के बारे में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन हमारे पास नहीं है, तो ओशियन वाटर 97% हम लोग हटा दिए। ठीक है, अब ये 3% जो फ्रेश वाटर है, इसको हमने मान लिया टोटल 100%, और उस 3% में से जब हमने उसको कैटेगराइज किया तो उसमें 79% जो है वाटर पाया गया। फ्रेश वाटर किस फॉर्म में? आइस के फॉर्म, बर्फ के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और 29% जो है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में पाया गया। तो ग्राउंड वाटर का क्या है कि आजकल हम हर जगह देखेंगे, हम लोग अपने घर के आसपास भी क्या करते हैं कि सीमेंटेड कर दो, सीमेंटेड कर देते हैं। तो ग्राउंड एक्चुअली सॉइल के कांटेक्ट में जब वाटर जाएगा नहीं तो ग्राउंड में सॉइल के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, सॉइल के अंदर जाएगा नहीं, अर्थ के नीचे वो धीरे धीरे क्या होगा, अर्थ के नीचे इंस्टॉल नहीं होगा, अर्थ के नीचे पहुंचेगा ही नहीं। वो धीरे धीरे नाला वगैरह को भी कंक्रीट कर देते हैं और उससे क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उसको नहर में डिस्चार्ज कर देते हैं या नाला में डिस्चार्ज करते हैं। वो नाला को क्या करते हैं, रिवर में डिस्चार्ज करते हैं, और उस रिवर से क्या होता है कि वो ओशियन में फिर वाटर चला गया। तो इस टैग तो ग्राउंड वाटर का बढ़ने से ज्यादा ओशियन में चला जा रहा है सारा का सारा वाटर। तो ग्राउंड वाटर से हम निकाल रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो वाटर क्या हो रहा है, एशिया, वो समुद्र में फिर से ओशियन में चला जा रहा है। ऐसा ही तो रेन के साथ भी होता है। रेन भी आजकल क्या होता है कि शहर में थोड़ा सा भी रेन होता है तो वो आप देखेंगे तो तुरंत कुछ ही टाइम में वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो वाटर लॉगिंग होने के पीछे 3-4 मुख्य इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला कि वहां पे जो एरिया था जहां पे वाटर, जो रेन वाटर आया उसको निकलने के लिए, यानी वहां से पंप आउट होने का जो प्रोसेस है, जो पाथ है, वो कम हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के कारण। जनसंख्या घनत्व शहर में बढ़ने के कारण उस वाटर को वहां से रिलीज होने में, बाहर निकलने में या ग्राउंड नीचे हो गया, कम रास्ता मिल रहा है। दूसरा कंडीशन है कि मैक्सिमम तो शहर में क्या होता है, सिटी वगैरह में है, हम लोग ज्यादातर एरिया सिटी का कंक्रीट कर चुके होते हैं। क्या चीज में? इन द फॉर्म ऑफ रोड, हाईवे, या फिर आप हाउस, घर वगैरह बना के, मकान वगैरह कंस्ट्रक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्लोरिंग कर देते हैं, कंक्रीट कर देते हैं, और पानी को क्या करते हैं, बाहर निकलने का या फिर एक जगह कलेक्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, और वहां से पानी हम डेली रेगुलरली क्या हो रहा है, पंप आउट कर रहे हैं, यानी वहां से पानी हम हर दिन कुछ ना कुछ पानी निकाल ही रहे हैं, और वहां पानी जो है उस सॉइल के माध्यम से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो हर टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वहां पे क्या होगा, ग्राउंड जो लेवल, ग्राउंड के अंदर जो वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल कम होते जाएगा। इसीलिए पहले में सुनने में आप सुने भी होंगे बहुत लोगों से कि पहले तो यहाँ 70 या 80 फीट पे ही पानी मिल जाता था, 40 फीट पे ही मिल जाता था। अब क्या करना पड़ता है, अब 250-300 फीट तक बोरवेल करवाना पड़ता है। यानी पहले जो वाटर यूटिलाइजेशन का, ग्राउंड वाटर का जो 40 फीट के पे अवेलेबल था, उसका लेयर अब नीचे होके 100, 150, 200 या 250 लेवल पे पहुंच गया। तो यानी उसका लेवल धीरे धीरे कम हो रहा। जैसे कुआं में ही है, कुआं पहले क्या होता था, आप जहां भी बहुत जगह देखे होगा कि इरिगेशन का जो मेन वो था, लोग पानी को इंस्टॉल करने का या पानी को रोक के रखने के लिए लोग कुआं, पोखर ये सब बनाया करते थे। आजकल के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, कुआं को बंद कर देते। तो कुआं का एक फायदा भी होता था ये कि कुआं एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, वाटर बॉडी है। तो रेन टाइम में
बारिश के समय में क्या होता तो वहां पे एक पूरा का पूरा आपका कुआं पैसेज के तौर पे भर गया, क्योंकि वाटर का प्रेशर है उस पे, तो वहां से जो सॉइल है, सॉइल के जो उसके कुआं के नीचे जो सॉइल है उसमें वाटर जो है वो प्रेशर से, अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो उतना ज्यादा वाटर उसमें क्या होगा, हार्वेस्ट होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो हमारा वाटर लेवल क्या होगा, वो बना रहेगा। और उसी वाटर को जो हम रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में जो वाटर वहां नीचे गिर जाए, उस उतना वाटर या उससे कम वाटर अगर हम हर समय अगर निकालेंगे ग्राउंड से, तो क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर लेवल है ग्राउंड के अंदर, वो कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, मेंटेन रहेगा। ये चीज समझ में आया, इसमें क्या सावधानियां होनी चाहिए, बरतनी चाहिए। और अगर ये ऐसा कम हो जाता है, इसका क्वांटिटी अगर इसका मात्रा बहुत कम हो जाता है, तो बहुत सारे एरिया में क्या हो जाएगा, आपको सूखा पड़ जाएगा और पीने का कमी पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए अर्थ का जो सरफेस है, लिथोस्फीयर, जो ऊपरी क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें अगर जो मॉइस्चर है, जो वाटर का जो क्वांटिटी है, वो अगर कम हो जाए या फिर वो खत्म हो जाए, तो क्या ये जो पेड़ पौधे हैं, जिससे हम खाना वगैरह उगाते हैं, या फिर जो सन से एनर्जी कन्वर्ट करके हमारे लिए बनाता है, एनर्जी रखता है, वो क्या जीवित रह पाएंगे, वो बच पाएंगे, या फिर डेड हो जाएंगे? कोई भी प्लांट तो एक्चुअली वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करता है, सॉइल से ही। हम प्लांट का तो ऐसा कोई इनटेक वो नहीं है, माउथ वगैरह नहीं है कि उसको हम भी अगर पानी अगर उसको रूट से नहीं मिल पा रहा हो तो हम उसको 2-3 गिलास ऐसे पिला दें, या 1-2 बोतल उसको क्या कर दें, पिला दें, तो वो भी क्या करता है, सॉइल से ही अपना वाटर, जरूरी का वाटर वहां से ऑब्जॉर्ब करता है, तो वो भी सारे हो जाएंगे। और अल्टीमेटली है, जब प्लांट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, जितने एनिमल है सब के सब वो रहेंगे। तो सॉइल में जो है वो दोनों चीज पाया जाता है, आपको सॉइल में वाटर भी पाया जाता है और आपको सॉइल में एयर भी पाया जाता है। एयर से बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो कि सॉइल में रहते हैं, वो सॉइल के थ्रू ही विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। वो ऑक्सीजन वहां से सप्लाई, ऑक्सीजन वहीं से अब्जॉर्ब करते हैं, और जो ऑक्सीजन यूटिलाइज करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनता है, वो उसको वहां पे में सॉइल में मिलना या पहुंचना बहुत जरूरी है। और वो जो धीरे धीरे इस तरीके से जो वाटर उसमें सॉइल में मिक्स होते रहता है, वो धीरे धीरे कुछ लेवल पे जाकर वो क्या बना लेता है, इन द फॉर्म ऑफ एक, जैसे हमारा ऊपर पोखर है, लेक है, फिर आपका पॉन्ड है, इस सब तरीके का एक वाटर लॉगिंग एरिया हो जाता है, एक बहुत बड़ा वाटर का एक वो बेल्ट बन जाता है, जहां से हम बोरिंग वगैरह करके उस वाटर को निकालते हैं और अपना यूटिलाइज करते हैं। तो वो हमारा 29% स्टेक। उसके बाद एसेसिबल सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर जैसे इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड है, या फिर आपका जो प्लांट सॉइल के मॉइस्चर में है, या फिर जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, हमारे अंदर भी 70% के करीब वाटर ही है। हम लोग के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पेड़ पौधे में है, उनका स्टैक आता है। तो उस 1% में किसका, वो 3% का जो फ्रेश वाटर है, उसमें 1% जो है एसेसिबल वाटर है, जो कि किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के और किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के उसमें पाया जाता है, जिसका हम डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। तो वो जो उसका जो वो किया गया, जब उसके थर्ड डिस्क आप देखिए, तो उसमें 52% जो है झील वगैरह के उसमें है, लेक में, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, इन सब 52%, यानी आधा से ज्यादा जो है वो क्या हो गया, ये लेक वगैरह के उसमें है। तो आप लोग बहुत इसमें जैसे ग्रामीण में कल्याण विभाग जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें सुने भी होइएगा, गवर्नमेंट क्या होती है, आप पोखर खुनवाएंगे तो उसका सब्सिडी देती है। तो क्या होता है, ये पर्पस क्या है उसका, एक दो पर्पस है। एक तो आपका
पोखर होगा तो उसमें वाटर जो स्टोर होगा वो या वाटर का होगा क्या यूटिलाइजेशन होगा मछली पालन के लिए, फिशरी के लिए या फिर इरिगेशन के लिए, दोनों के लिए यूटिलाइजेशन हो सकता है। जब बारिश होगा तो वहां वाटर स्टॉक होगा, उस वाटर का हम लोग क्या कर सकते हैं यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस कारण क्या है कि ये सोशल एक्टिविटी है जिसके कारण कि गवर्नमेंट को होगा कि उस एरिया में एक तो इनकम जनरेट होगा और दूसरा इन्वायरमेंटल बैलेंस भी बना रहेगा। तो 52% जो है लेक पॉन्ड ये सब के मामले उसमें है। बाकी जो है 1%, 52% के बाद 38% जो ये सॉइल है, जहाँ मिट्टी जो है जिससे कि बहुत सारा आपको जो एनिमल जैसे कि आपका जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कीड़े मकोड़े और आपका फिर ट्री वगैरह जो है अपने लिए वाटर एब्जॉर्ब कर पाता है, वो सॉइल मॉइस्चर यानी सॉइल मॉइस्चर के जो सॉइल में जो वाटर मिला हुआ है वो इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। जैसे कोई डस्ट पार्टिकल डस्ट में कोई आप एक जैसे रेत देख रहे हैं, रेत में अगर कंटिन्यूअस पानी और हुमस अगर उसमें पड़े यानी कार्बन रिच जो पत्ते वगैरह होते हैं जो पेड़ वगैरह के वो और वाटर, ये दोनों तीनों चीज अगर उसमें पड़े तो वो भी धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसमें भी क्या हो जाएगा ग्रोइंग कैपेसिटी आ जाएगा, उपजाऊपन आ जाएगा। तो जिस वाटर में मॉइस्चर है वो वाटर क्या होता है वहां पे कोई चीज उगाया जा सकता है, पेड़ पौधे वहां पे जीवित रह सकते हैं। तो हमारे अर्थ पे बहुत सारा पेड़ पौधा है, हमारे स्पेसीज से बहुत ज्यादा उनका जनसंख्या है पेड़ पौधे का, तो उनके लिए वाटर होना सॉइल में जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। उसके बाद 1% के करीब आपका रिवर का स्टेक है। रिवर में 1% वाटर टोटल फ्रेश वाटर का पाया जाता है और वाटर में जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग बींग्स हैं, जो जीव हैं, जो उनमें 1% वाटर जो है पूरे वाटर फ्रेश वाटर का, ये पूरे जो है आपका फ्रेश वाटर का 1% कंटेंट उसमें पाया जाता है। तो ये है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। 97% इन ओशियन, 3% फ्रेश वाटर। आउट ऑफ 3% ऑफ फ्रेश वाटर 79% water are found in the form of ice या in the form of glacier and 29% in the form of groundwater and 1% in accessible fresh water। उस 1% में 52% जो है in the form of found in lake या in pond, 38% in the soil moisture, 8% as water vapor, 1% as rivers and 1% in human being या in animal। ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए और जितने भी ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उन सबके बीच में ये 1% किसी न किसी रूप में होता है। तो ये पूरा का पूरा वाटर डायग्राम है आपका कि कितना वाटर पाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसका अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ किस तरह। नेक्स्ट उसके बाद लैंड बैंक के हिसाब कि जितना भी जो सरफेस एरिया है अर्थ का उस पे किस हिसाब से उसके हिसाब से आपका वाटर का स्टेक क्या है। तो इसमें जो आप देखेंगे बहुत लार्ज पोर्शन जो है वो साल्ट वाटर का है, ठीक है। उसके बाद कुछ पोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर है, जैसे पॉन्ड्स वगैरह, रिवर वगैरह हो गया ये सब। उसके बाद कुछ जो हम लोग जिस पे खेती वगैरह कर सकते हैं वो गुड लैंड दैट कैन बी फार्म्ड, वो है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस पे हम लोग फसल वगैरह उगाते हैं। उसके बाद माउंटेन है, कवर्ड बाय स्नो है, ड्राई लैंड है जिस पे खेती नहीं कर सकते हैं, और कुछ लैंड ऐसे हैं जिस पे टॉप सॉइल नहीं है यानी उसका यूटिलाइजेशन पेड़ पौधे उगाने वगैरह के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये सॉइल का, ये अर्थ सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें बहुत कम पोर्शन आप देख रहे होंगे कि हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अर्थ का, बाकी सारा का सारा जो है या तो समुद्र के नीचे है या फिर वो, तो इसमें लगभग 70% जो है ये जो वाटर वाला साल्ट वाटर है
ये स्टैक है इसका, इसमें भी अर्थ के सरफेस पे भी 70% आपका ढका हुआ है। ठीक है, तो ये 70% का कॉन्सेप्ट बहुत वो है। हम एग्रीकल्चर यूज भी पूरा जो फ्रेश वाटर का यूज है उसमें लगभग 70% एग्रीकल्चर यूज में यूटिलाइजेशन करते हैं, 19% इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन में और 11% म्युनिसिपल यूटिलाइजेशन में। जैसे शहर वगैरह में जो यूज होता है वही 11% इंडस्ट्री यूटिलाइज करती है, 19% और एग्रीकल्चर यूटिलाइजेशन बाकी का 70%। तो ये कुछ उसका वो डायग्राम है, पिक्चोरिकल व्यू है। उसके बाद तो हम केमिस्ट्री में ये सारा चीज ओवरव्यू किए हैं, लेकिन हमारे मतलब है मेनली मतलब है उसमें हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर्स कि हार्ड मतलब केमिकल नेचर ऑफ द वाटर, वाटर का केमिकल नेचर क्या है। तो इसमें हम एक डायग्राम से ये सारा नोट्स वगैरह है कि हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं और वेरियस प्रोसेसेस है उसका एक हम लोग सीधा ये शॉर्ट उसका वो है डायग्रामेटिकल व्यू है, यानी ये नोट्स। तो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, तो वाटर में आपने सुना होगा कि प्योर वाटर किस तरह का होता है, कोई बताएंगे? प्योर वाटर का टेस्ट कैसा होता है, प्योर वाटर का स्मेल कैसा होता है, प्योर वाटर दिखने में कैसा होता है, किस कलर का होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर क्या होगा, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, जो उसका केमिकल व्यू है जिसको हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये किन्हीं को पता है? जैसे हम हार्ड वाटर में सॉप का इस्तेमाल करेंगे तो कितना वो लेदर फॉर्मेशन नहीं होता है वहाँ, तो क्यों होता है उसका रिएक्शन लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा होता है, और वो ऊपर उसका थ्योरी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हार्डनेस भी कि उसमें जो हार्ड वाटर पाए जाते हैं समुद्र वगैरह में वो दो तरह के होते हैं, एक टेम्पोररी हार्डनेस हो गया, एक परमानेंट हार्डनेस हो गया। टेम्पोररी में कार्बोनेट फॉर्म में होगा और परमानेंट वाले में क्लोरीन या सल्फेट फॉर्म में होगा, जिसको कि केमिकल प्रोसेस से ही या फिर स्पेशल मेथड से उसको उस हार्डनेस को दूर किया जाता है। टेम्पोररी को आसानी से गर्म करके, या इसको 2-3 मेथड है, उसको कोई क्लोरीन सोडियम क्लोराइड वगैरह ये सब मिला के भी उसको से ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल के भी उसको प्योर किया जाता है। नेक्स्ट जो देखिए उसका एडवांटेज, हार्ड वाटर का भी कुछ एडवांटेज है। हार्ड वाटर में सारा का सारा हार्ड वाटर हम ये नहीं होता कि हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो हमारे लिए जरूरी भी होता है, हमारा बोन और टेथ बना हुआ होता है और उसके लिए फायदेमंद भी होता है। कुछ जो होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिनका जैसे सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, मेटल क्लोराइड, मेटल सल्फेट, ये सब जो बन जाता है वो चीज, तो उनको हम लोग को उसी को हम लोग फिल्टर करना पड़ता है या किसी मेथड से उसको हटाना पड़ता है। तो वही होता है रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर। उसके बाद डिसएडवांटेज, तो बहुत सारा डिसएडवांटेज है, इसका भी स्नैप ले लीजिए। इसको एक बार रीड करके नहीं आएंगे फिर वो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा जो मेथड है, मेथड ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ हार्ड वाटर, टेम्पोररी हार्डनेस होता है कि जिसको हम लोग क्या करते हैं बॉयल करके भी उसको सेपरेट किया जाता है। उसमें क्या किसी भी कार्बोनेट और को कार्बोनेट कंपाउंड को हम बॉयल करते हैं तो वो बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट इनसॉल्युबल कार्बोनेट में बदल जाएगा, यानी कार्बोनेट जब होगा तो वो नीचे से बैठ जाएगा। इसीलिए आप देखते होइएगा कि जब पानी वगैरह लोग गर्म करते हैं तो उसके नीचे गाद सा छोटा छोटा जो इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स है जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन जब वो बाइकार्बोनेट बना हुआ होता है तो वो होता है सॉल्युबल होता है। तो वो जब हम उसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलेगा तो वो क्या फॉर्म में बदल जाता है, कार्बोनेट फॉर्म में बदल जाता है। वो कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है और वो धीरे धीरे क्या होता है कि जिस वो धीरे सेटल डाउन हो जाता है। उसको हम लोग फिल्टर पेपर या किसी भी फिल्ट्रेशन मेथड से उसको सेपरेट कर लेंगे।
सेडिमेंटेशन मेथड से। दूसरा चीज होता है कि क्लार्क मेथड। तो क्लार्क मेथड में क्या होता है, हम वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, लाइम का, उसको ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है, और वहां पे वो क्या होता है कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इनसॉल्युबल सॉलिड्स है, इनसॉल्युबल पार्ट्स हैं, तो वो क्या होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है, और हम क्या करते हैं फिल्टर से या फिर उस मेथड से उसको बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है डिस्टिलेशन। तो ये है दूसरा, ये था आपका दोनों जो प्रोसेस था, ये टेम्पोररी हार्डनेस यानी मेटल्स आयन इन कार्बोनेट फॉर्म या इन बाइकार्बोनेट फॉर्म में जब है, तो हम इस मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट या उस हार्डनेस को क्या उसमें उसका हार्डनेस को रिमूव कर पाएंगे। दूसरा जो मेथड यूटिलाइज होता है, ये सब होता है, वो है परमानेंट टाइप का हार्डनेस को वो करने के लिए, जैसे वॉशिंग सोडा प्रोसेस या फिर डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस हमने पढ़ा पीछे, उसमें वहां क्या करते हैं कि हम कहेंगे कि जब गर्म कर वाटर को, तो वो क्या गेट होता है, बदलने लगता है, तो कंटेनर में ले जाके उसका वहां जो यहाँ जो H2O जो वेपर वो यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जो आयन है इम्प्योरिटी है जहाँ में उसी क्या हो जाएगा। तो इसमें कैसे हम स्क्रीन है, ये जो इस जितना भी अभी स्क्रीन का आपको बोले कि शॉट लीजिए, उसका ये ब्रीफ है यानी संक्षिप्त फॉर्म है, जिसको आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या वॉशिंग सोडा जो परमानेंट हार्डनेस है उसको कैलगोन मेथड से, वॉशिंग सोडा के यूटिलाइजेशन से, और परम्यूटिव प्रोसेस से उसको क्या करते हैं हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो परमानेंट यहाँ पे दिया भी हुआ, परमानेंट हार्डनेस होता किसके कारण है, परमानेंट हार्डनेस होता है क्लोराइड या सल्फाइड जो है किसका, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन का। ये जब फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस होगा। लेकिन जब कार्बोनेट फॉर्म में होगा, मेटल कार्बोनेट होगा या मेटल बाइकार्बोनेट होगा, वो क्या होता है, वो आपका टेम्पोररी हार्डनेस होता है। उसको ये जो आपको प्रोसेस दिया हुआ है, बॉइलिंग प्रोसेस, क्लार्क प्रोसेस और सिंथेसिस रिएक्शन मेथड, इन तीनों मेथड से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उस हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, और उस वाटर को फिर यूटिलाइजेशन के लिए। सबसे ऊपर आप देखेंगे डेफिनेशन है, पहला सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का, कि सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं, हार्ड वाटर किसको बोलते हैं। तो एक सॉफ्ट टेस्ट भी बोलता है, एक मेथड है आपको उसमें दिया हुआ कि सॉफ्ट टेस्ट क्या होता है। सॉफ्ट टेस्ट में यह होता है कि सॉफ्ट, अगर हम सॉफ्ट वाटर में अगर सॉफ्ट होता है फैटी एसिड के साथ पोटेशियम या सोडियम का रिएक्शन कंपाउंड होता है, तो हाई फैटी एसिड का, तो उसमें क्या होता है कि जब हम हार्ड वाटर के साथ सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो आयंस है, जो मेटल के मैग्नीशियम या कैल्शियम आयन जो हैं, वो उसके साथ मिलके जो है एक नॉन सॉल्युबल स्कम बना लेता है, और वो क्या करता है कि वो जो ट्रैप नहीं कर पाएगा डस्ट पार्टिकल को, या जो गंदगी होता है, जो वाटर सॉल्युबल गंदगी होता है, उसको क्या करेगा, ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो सॉल्ट का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं हार्ड वाटर में। तो ये एक हार्ड सॉफ्ट टेस्ट भी बोलते हैं कि ये हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। और जबकि वही सॉफ्ट का हम अगर इस्तेमाल सॉफ्ट वाटर में करेंगे जहां पे कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस वगैरह नहीं है, तो वो क्या झाग देगा, और उससे जो है इम्प्योरिटी को वो ट्रैप कर सकता है, इम्प्योरिटी वहां से कपड़े वगैरह ये सबको हम लोग साफ कर सकते हैं। तो इसका स्नैप ले लीजिए, ये आप उसको पढ़िए, कम से कम पहले प्रोसेस कम से कम ये याद होना चाहिए, इसका नाम पता होना चाहिए, थोड़ा केमिकल रिएक्शन इसका देख लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे तो फिर समझ में आने लगे। टर्म आपको नहीं याद रहता, नहीं पता रहता, इसीलिए वो
ऐसा दिक्कत लगता है कि जैसे कुछ पहली बार सुनना हुआ चीज लगता है कि जैसे बिल्कुल अननोन चीज है, जबकि ये चीज आप कहीं ना कहीं 8th 9th 10th में, ये 8th 9th 10th में भी नहीं होता, 10th 11th 12th में नहीं है ये 8th या 9th में ही है किसी क्लास में, या तो आईसीएसई बोर्ड में बोलिए या फिर सीबीएसई बोर्ड में बोलिए। और 8th 9th में लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें नंबर नहीं आना हो, उसमें बोर्ड नहीं होता है। लेकिन हमारे यूटिलाइजेशन का बहुत बेहतरीन वो है। और सबसे ज्यादा हमारे शरीर का जो उसमें है लिक्विड जितने भी हैं, उसमें आपका सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो वाटर ही है। जैसे आप पढ़े भी होइएगा 10th वगैरह में, ब्लड वगैरह में क्या होता है, 3 से 4 उसके कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो प्लाज्मा आपका होता है वही सारा मॉलिक्यूलर ट्रांसफर करता है। तो मॉलिक्यूलर ट्रांसफर करेगा तो उसके लिए लिक्विडिटी होनी चाहिए, और वो लिक्विडिटी तो वो बना ही होता है 90 to 92% ऑफ द वाटर्स। प्लाज्मा में 90 to 92% ऑफ वाटर होता है, बाकी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें, यानी एक दूसरे से लिंक स्ट्रक्चर होता है। इसमें पढ़े होंगे हमारे जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर होता है उसमें। तो किडनी वगैरह आप कहीं भी अगर डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो वो बोलता है, जिसको भी किसी को किडनी वगैरह के पेशेंट वगैरह के बारे में सुने होइएगा, तो वो बोलता है कि वाटर का कंजम्पशन इनसे ज्यादा करवाइए, यानी वाटर ज्यादा से ज्यादा पिए और वाटर डिस्चार्ज करें। तो वाटर एक इम्प्योरिटी को डिसॉल्व करने के लिए एक सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज होता है, और वो इम्प्योरिटी को डिसॉल्व अपने साथ करके वो लेके निकल जाता है। तो कोई ना कोई इम्प्योरिटी जितने भी, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये मैक्सिमम चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और उसी के कारण बहुत सारा जो है अनवांटेड जो सब्सटेंस होता है हमारे शरीर में, यूरिक एसिड या फिर साल्ट वगैरह, ये सब वो वाटर में डिसॉल्व होके जो एक्सक्रेशन मीडियम ऑर्गेन्स है उसके द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह आप देखे होइएगा कि इंडस्ट्री वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। किस लिए? कि उसको ये सॉल्वेंट के तौर पे या फिर उसको क्लीनर के तौर पे, कि उस इम्प्योरिटी को डिसॉल्व करेगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो जब भी जहाँ पे प्योर वाटर का जरूरी है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग बहुत सारा मेडिकल वो बनता है, मेडिसिन वगैरह बनता है, तो मेडिसिन वगैरह में अगर जो कंपोजिशन है H2O का, अगर H2O के साथ अगर उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फेट और ये सब मिल गया, तो पता चला कि जो मेडिसिन हमारे को क्योर करने के लिए बना था, वो मेडिसिन हमारे में एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है, वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, वाटर का कंपोजिशन, क्या वाटर को प्योर करने का, उसको कैसे हम अपने यूजेबिलिटी यूज के हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहीं कहीं बहुत लोग क्या करते हैं कि जब वाटर पीने का नहीं रहता पानी, तो कैसा भी पानी लेते हैं, उसको थोड़ा बहुत फिल्टर करके, छान वगैरह के, उबाल के, और फिर उसको छान के फिर पी लेते हैं। तो किस तरीके से हम वाटर को, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ऑन द अर्थ, उसको हम अपने यूजेबल यूटिलाइजेशन के उपयोगी बनाएं, और कैसे हम उसको, जो वाटर पहले से फ्रेश वाटर हमारे पास स्टैक है, उस वाटर को कैसे हम प्रिजर्व करके रखें। इसलिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज ये तो हो गया, हम डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। दूसरा चीज है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बाधित ना हो, इस वाटर के उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बाधित ना हो, और हमारा वाटर भी पॉल्यूट ना हो। यानी उस यूटिलाइज्ड वाटर को, जो इंडस्ट्री में यूटिलाइज होता है, उस वाटर को कैसे फिर से प्योर कर या उससे फिर से रिसाइकल करके हम उसको यूज
कर पाएंगे या कर लेंगे। इन सब चीजों के लिए भी ये पढ़ना जरूरी है। आप बहुत सारे इंडस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे उसका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही होता है, समझे। तो जैसे आप लोग में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के बच्चे होंगे, पावर प्लांट के बारे में सुने होइएगा। इसमें फराक्का वगैरह साइड, ये एनटीपीसी का प्लांट वगैरह साइड, बाढ़ बिहार वगैरह के भी हैं क्या, बाढ़ वगैरह ये सब एरिया के लोग वगैरह, या झारखंड में भी तो बहुत सारा पावर प्लांट है। कहलगांव में है एनटीपीसी वगैरह का, बाढ़ में है एनटीपीसी वगैरह का, बंगाल में भी बहुत सारा प्लांट है। बिना वाटर का या बिना वाटर सप्लाई का पावर प्लांट वर्क नहीं कर सकता है। हम कोयला तो हम इस्तेमाल करते हैं बॉयलर को रन कराने के लिए, बॉयल कराने के लिए, वाटर को स्टीम में बदलने के लिए, और उस स्टीम का यूटिलाइजेशन करते हैं टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। तो ये सब यूटिलाइजेशन जो है, जो हमारा बहुत सारा काम एक्चुअली बिना वाटर का हम जो है सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं उससे वाटर बहुत पॉल्यूट भी होता है। उस पॉल्यूशन को कैसे, या उस वाटर को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे फिर उस वाटर को यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं और उस वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उस रिसोर्स, वाटर रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारे लाइफ में हो सकता है। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो जो आपने वो किया, स्क्रैप वो शॉट लिया, स्क्रीनशॉट लिया, उस चीज को पढ़ के आइए कल के क्लास में, तो फिर समझ में आएगा और फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन थ्योरेटिकल होते भी हमारे और आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल और जानने योग्य चैप्टर है।